अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है तेरे जया कोई और ना, जिसे लिखा है कुर्रतुल ऐन सिकंदर ने। चले जी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। आज घर में खूब रौनक थी, रौनक क्यों ना होती। नूरे मंजिल में सुबह सवेरे नसरीन अपने शोहर अकील और बच्चों समेत मेके आन पहुंची थी। सुबह सवेरे जब नसरीन ने बच्चों को जगाया कि वो सब नानी के घर जा रहे हैं तो बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। सबकी नींद का खुमार हो चुका, हवा हो चुका था। लपक झपक कर बारी बारी सबको तैयार करके जानिब में मंजिल गामजन हुए थे। अस्मा बेगम तो बेटियों नवाजों को देखकर खुशी से निहाल हो रही थी। मैं सदके जाऊं, मेरे बच्चे आ गए। घर क्या कैसा खुशियों से महक उठा है। आसमा बेगम ने बेटी का मोहब्बत से माथा चूमा था। आंटी, हमने तो नाश्ता भी नहीं किया। सोचा था कि आपके हाथों के आलू के खस्ता पराठे खाएंगे। सच कहूँ तो तरस गया हूँ आलू के पराठे खाने को। अकील ने कहा तो नसरीन ने बुरा सा मुंह बनाया था। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कभी मैंने आपको आलू के पराठे बनाकर ही ना दिए हों। अकील ने हंसते हुए अपनी रूठी बीवी को देखा था। आज ही पराठे तो खाते हैं मगर जो मज़ा और जायका आंटी के हाथों में है वो तो महारे बने पराठों में कहाँ। अब के नसरीन ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। ये तो सच है अम्मी, मैंने बहुत कहा अम्मी को जहमत होगी, मैं झटपट नाश्ता करवा देती हूँ, मगर मजाल है कि इन्होंने मेरी सुनी हो। नसरीन ने भी अपने शोहर नामदार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आसमा तो अपने बच्चों को इसकी मोहब्बत में ही खुशी से निहाल हो रही थी। ऐसा करो नसरीन, तुम फ़ोन करके जबीन को भी बुला लो, वो भी आ जाए तो मज़ीद रौनक हो जाएगी। मैं नगीन को उठाती हूँ, फिर मिलकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करती हैं, फिर सब मिलकर करते हैं। अस्मा बेगम ने कहा तो नसरीन ने अपने चीखते चिल्लाते शोर करते बच्चों को बाहर सहन में जाकर खेलने को कहा तो जमीन को भी फ़ोन करके दावत आम में शरीक होने के लिए कहा। आसमा ने नगीन को जगाया तो नगीन जो बेहबरी से चादर मुंह पर ताने सोती बन रही थी, इस वक्त जगाए जाने पर सख्त नाराज़ हो रही थी। क्या है अम्मी, एक छुट्टी का दिन होता है, इस दिन में आपको मेरा सुकून से सोना पसंद नहीं है। नगीन ने सख्त हफ्की से माँ को देखा और दोबारा से सोती बन गई थी। बेटा कितनी बुरी बात है, बाहर बड़ी बहन आई बैठी है, क्या वो खुद जाकर किचन में नाश्ता बनाएगी। मैं अकेली जान, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ में इतना दम ही कहाँ है कि मैं सब देखूं। आसमा ने कहा तो नगीन ने नाराज़ी से माँ को देखा और चादर परे फेंकी। अम्मा, क्या इन लोगों को ज़रा सा भी एहसास नहीं कि हमारे पास एक छुट्टी का दिन होता है और हर वीकेंड पर कभी छोटी तो कभी बड़ी आपा आत्म दमकती हैं। किसी एक छुट्टी वाले दिन हमें यह भी मौका दिया कि कभी अपने घर का डंका खाना खिला दें। मजाल है कभी गलती से भी दावत दी हो। नगीन जो मुंह में आया बोलती चल गई। आसमा बेगम जानती थी कि बेटी जो कुछ कह रही है 100% दुरुस्त है, मगर वो इस पर भी बहुत खुश हो रहा करती थी कि इनकी बच्चियाँ अपने अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं। दूसरा ये भी था कि वो कुछ दे तो दिला नहीं सकती थी, सफ़ेद पोशी का भी वरम हवा करता है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकती हैं कि जब बच्चियाँ अपने शोहर और बच्चों समेत घर आएँ तो उनको अच्छा खिला सकें। बुरी बात है बेटा, बहनें बहुत मान से घर आती हैं, इनके आने से कौन सा घर में रिज़्क कम होता है, वो अपना रिज़्क खुद लेकर आती हैं। बल्कि मैंने तो नसरीन से कहा है कि जबीन को भी बुला ले, इसे मालूम होगा बड़ी आई है और एक कदम दूर इसका घर है और इसे। माँ की ये बात सुनकर नगीन का मूड मज़ीद ख़राब हो गया। अम्मा, ये सब आपकी दी हुई डील का ही नतीजा है। वो मुँह सूरे वाशरूम में घुस गई थी। फ्रेश होकर बाहर निकली तो इसने देखा अम्मा आलू उबालने के लिए चूल्हे पर रख चुकी हैं। ऐसा करो आकब को जगा दो, वो जाकर दही और साथ में दोपहर के लिए सब्ज़ी ला दे। इसने मारे बांधे लाउंज से गुजरते हुए बहनोई और बहन को सलाम किया और सीढ़ियाँ चढ़कर छत की राह ली थी। ऊपर वाला पोर्शन ज़ैनब चच्ची का था। इसने जैसे ही जीना अबूर किया, सामने ही से नक्सक सा तैयार आकब दिखाई दे गया। अरे वाह, किधर की तैयारी है, बड़े हीरो शीरो बनकर निकल रहे हो। नगीन ने इसे देखते हुए पूछा। अब नज़र ना लगा देना, आकब ने भी यह बाज़ाहिर हफ़गी से कहा था, मगर इस दान पान सी दोधिया रंगत वाली लड़की को बहुत ध्यान से देखा था। आकब की बात पर इसने बेसहाता ही कहका लगाया था। मैं क्यों नज़र लगाने लगी, हद हो गई है। मैं इसलिए आई थी कि नीचे अम्मी बुला रही हैं, कुछ ज़रूरी सामान मंगवाना है। नगीन ने कहा तो आकब ने अपने बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए कहा, ओके मैं आता हूँ। आकब की इस आदतमंदी की तो शुरू से ही कायल थी। इसने कभी भी अम्मी के किसी काम के लिए आकब के माथे पर कोई शिकन ना देखी थी। वो खुश दिली से बढ़ चढ़कर इनके सारे काम करता था। अरे नगीन बेटी, सुबह ही सुबह आ गई, आओ बेटा नाश्ता कर लो। किचन से ज़ैनब चच्ची ने इसे देखकर नाश्ते की ऑफ़र की थी। नाश्ते से उठती हुई आमलेट की महक बता रही थी कि ज़ैनब चच्ची अपने हाथों का जादू जगा चुकी हैं। नहीं चच्ची जान, असल में आपा आती हैं तो मेरी तो दौड़ लगी होती है, नगीन ने मुंह बनाकर जवाब दिया। ज़ैनब बेगम हंस दी थी, जानती थी कि नगीन नींद की कितनी मानी थी और एक छुट्टी वाले दिन वो दोपहर करके ही जागती थी।
مگر اس کے بعد ماں کو کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی، مگر ایسا موقع سے شاد و نادر ہی میسر ہوتا تھا۔ تب جب کبھی نسرین آپی کی آمد نہ ہوتی یا جبین کی ساس بیمار ہوتی، وہ دونوں نہ آتی تھیں تو بقول نگین راوی چین ہی چین لکھتا ہے، لیکن جب وہ آن دمکتی تھی تو سارا دن ہی بہنوں کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہی رونق کی وہی چہل پہل تھی۔ دسترخوان پر ناشتہ لگ چکا تھا، جبین آپی آ چکی تھی بقول نگین کے۔ جبین کے جناتی کہہ کے بتا دیتے ہیں کہ جبین کے گھر میں انٹری ہو چکی ہے۔ جبین کے بچے بار بار اچک اچک کر کباب پلیٹ سے اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ نگین دسترخوان لگا رہی تھی، اسے شدید کفت ہو رہی تھی۔ دونوں بہنیں تو مزے سے لطف اندوز ہوں گی، مگر وہ جی ہی جی میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نیند کا خمار تو ٹوٹ چکا تھا، مگر کسل مندی طاری تھی۔ وہ اس پر ان باگڑ بلوں بچوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ اس نے ایک زوردار جام پر درمیان والے اسد کو رسید کیا تھا۔ اسد نے منہ کھول کر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے میرے لال، کیا ہوا؟ جبین نے اچانک جناتی کہکوں کو بریک لگا کر فکر مندی سے اپنے لاڈلے سپوت سے پوچھا۔ حالہ نے مارا، وہ رونا بھول بھال کر شکایت کرتے ہوئے بولا تھا۔ جبین نے تیز نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ نہ، ایسا کیا قصور کر دیا میرے بچے نے؟ آج تک میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے سیدھا تھپڑ لگا دیا۔ جبین نے تیز لہجے میں سرزنش کرتے ہوئے چھوٹی بہن سے پوچھا تھا۔ اگر آپ نے ہی تھپڑ لگا دیا ہوتا تو آج مجھے یہ تھپڑ نہ لگانا پڑتا۔ گندے ہاتھوں سے کباب اٹھا رہا تھا، کم از کم ان کے منہ ہاتھ تو دھلوا کر لاتی۔ نگین ہر درجہ نفاست پسند تھی، اس نے کھلے لفظوں کا چابک مارا تھا اور اندر کی کھلن باہر نکالی تھی۔ ماحول بہت ہی بوجھل ہو چکا تھا۔ جبین کو اپنی بڑی بہن کے سامنے سب کی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اماں دیکھ رہی ہیں، آپ کی بیٹی کو ہمارا آنا اب گراں گزرنے لگا ہے۔ جبین کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آسماں بیگم حد درجہ پریشان ہو چکی تھی۔ جبین کی ناراضی کے بعد داماد کی ناراضی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ بیاہی بیٹے کو راضی کرنے کے لیے کنواری بیٹی کا دل توڑ دیتی کہ وہ تو پھر بھی گھر کی ہی بچی تھی۔ نگین تمہیں کس نے کہا کہ بچے کو مارو؟ خبردار جو میری جبین کے بچوں کو ہاتھ لگایا، معافی مانگو بہن سے۔ آسماں نے اتنی سخت محنت سے سجے ہوئے دسترخوان اور ساری محنت کو کارج جاتا دیکھ کر سخت لہجے میں کہا تھا۔ نگین جو اتنی محنت کے بعد سب دسترخوان پر سجا چکی تھی، ماں کو زخمی نگاہ سے دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بہنوں میں ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، تم بڑی ہو، درگزر سے کام لو۔ حامد صاحب جواب میں جو اب کمرے سے نکلے تھے سارا معاملہ سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا تو معاملہ یوں رفع دفع ہو گیا تھا۔ سب مل جل کر کھانے میں مصروف ہو چکے تھے، دوبارہ سے ہوش گپیوں میں مصروف، مزے سے خستہ آلو کے پراٹھوں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ساتھ میں سادہ بلدار پراٹھے اور کباب بھی تھے۔ نگین نے رات کا آلو قیمہ بھی ساتھ رکھ دیا تھا، مگر اب خود اس کا دل ملول سا ہو چکا تھا، اس لیے خاموشی سے چائے بنانے کچن میں آ گئی تھی۔ عاقب سے بازار سے سارا سودا سلف لا کر کچن میں رکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو نگین نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کر لیے، مگر عاقب سے یہ منظر چھپ نہ سکا۔ سنو، عاقب نے پکارا تو اسے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنا ہی پڑا تھا۔ یہ حلوہ پوری میں تمہارے لیے لایا ہوں، عاقب نے ایک الگ سے شاپر اس کو تھماتے ہوئے کہا۔ تو نہ جانے کیوں کچھ الگ سے محسوسات نے نگین کے دل کے تاروں کو چھوا تھا۔ عاقب کو معلوم تھا وہ کتنی ندیدی بن جاتی ہے حلوہ پوری کو دیکھ کر، اس لیے وہ بازار سے اس کے لیے لایا تھا۔ کیا بات ہے نگین، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ عاقب نے اس کی سنجیدہ سی صورت کو دیکھ کر سوال کیا تھا، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو نگین کے چہرے پر بچوں والی خوشی ہوتی۔ عاقب اکثر اوقات اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا، کبھی آئس کریم، کبھی چاکلیٹ، کبھی حلوہ پوری، اور وہ بھی تو بھاگ بھاگ کر عاقب کے سارے کام کرتی تھی۔ اس کے سارے کپڑے چپ چاپ جا کر اوپر چچی کے ساتھ دھلواتی تھی اور اس کا کمرہ صاف کروا دیا کرتی تھی۔ جب سے زینب چچی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، تب سے وہ یوں بھی ان کا خاص خیال رکھتی تھی۔ چچا کی وفات کے بعد زینب چچی بیمار رہنے لگی تھی۔ دل گرفتہ تھی زینب چچی، اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور عاقب بھی اس کا کارگزاریاں دیکھتا تو بطور شکریہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا۔ جانتے ہو عاقب، جب بچپن میں جب میں کبھی ہم سمندر کی سیر پر جاتے تھے تو میں ریت سے کھیلتی تھی اور سیپ چنا کرتی تھی۔ وہ میری زندگی کا بہترین وقت تھا۔ ابو جب سے دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے ہیں، میں نے بے فکری کے لمحوں کو گویا ریت کی مانند ہاتھوں میں پھسلتے دیکھا ہے، مگر میری اپنی بہنیں، کیا انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ سارا حساب کتاب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کے آنے کے بعد سب غلط ملت ہو جاتا ہے، اور اماں یہی کہتی ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے
वो खफा हफा से दिल के कितने पास लग रही थी। आकब मुस्कुरा दिया था। नगीन, कभी कभी जिंदगी को दूसरों के नुक्ता निगाह से भी देखना पड़ता है। जो बात तुम्हें बुरी लग रही है, हो सकता है बहनों के लिए कुल मताए जीस्त हो। वो लम्हात जब वो मान से मेके आती हैं, ये इनकी कुल अयाशी हो। आकब ने रसानियत से कहा और वो हमेशा की तरह आकब की बात पर पुरसुकून हो गई थी। आकब का ठंडा ठार लहजा, ना सहाना अंदाज और सबसे बढ़कर ये एहसास कि कम से कम कोई तो है जो बिना लफ्ज़ों के इसकी बात को बखूबी समझ रहा है और इसकी बात का जवाब भी दे रहा है, वो मुस्कुरा दी थी। चलो शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही, वरना आज का सारा दिन बर्बाद ही जाता। आकब कहते हुए लंबे डग बरता किचन से जा चुका था, मगर इसके लफ्ज़ों में गूंजती मोहब्बत के बास गश्त नगीन को अपने हिसार में बांध लिया था। इसके कमरे की खिड़की की सेहन की जानब खुलती थी। वो बच्चों के होमवर्क की कापियों का ढेर उठाकर घर ले आती थी। दोपहर को इसने स्कूल से वापसी पर कुछ देर से सस्ता लिया था और अब वो सारी कापियां उठाए हुए सेहन में चली आई थी। कोयल की कूक और आम के दरख्त में घुसी एक दूसरे से चूं चां करती चिड़ियों की सदाएं इसके हिसाब को पुरसुकून करती चली जा रही थी। बागबानी का शौक इसे अब्बा की जानब से मिला था। अनवा इकसाम के फूलों की महक के दरमियान वो इत्मीनान से सारी कापियों को चेक करती चली गई। काम खत्म करके वो हाली उस जहन की कैफियत में कुर्सी पर बैठी ठंडे हवा के झोंकों से लुत्फानंदोज हो रही थी जब आकब गर्मा गर्म बाप उड़ाता काफ़ी का मग ले आया था। क्या हो रहा है भाई? आकब ने मुस्कुराकर कहा। वो अपने ख्यालात से चौंकी थी। कुछ नहीं, वही रोज़मर्रा की रूटीन। वो हौले से बोली थी। मैंने ऊपर से झांका तो मुहतरमा कापियों में गर्क थी। मैंने आवाज़ भी लगाई मगर सुना ही नहीं। अपने लिए काफ़ी बनाई, सोचा थकी हुई रूह के लिए भी बना लाता हूँ। क्या याद करोगी? आकब ने फराह दिली का सबूत पेश करते हुए काफ़ी का बाप उड़ाता हुआ मग इसे थमाया था। नगीन तो आकब के अंदाज पर ही पुरसुकून होती चली गई थी, वरना तो मुसलसल लगातार जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब सी गई थी। घर आती तो अम्मा कहती अब नौकरी छोड़ दो, मगर अब्बा की पेंशन से गुजारा मुमकिन ना था। वो तो शुक्र था कि घर अपना था और अबाई घरों के सुख दुख सब साझे हुआ करते हैं। इनके मकीनों के दिल दुख सुख में शरीक रहते हैं। जहाँ दरा सा बाल दिल में आ जाए तो घरों का शराता बिखर जाता है। शुक्रिया, मज़े की है। वो मुस्कुराई। ये अभी तक के लिए है, बाद में तुमने ही बनानी है, फैल मत जाना। आकब ने दिल की इतनी बड़ी बात इशारतन इसको कही थी। एकदम मुस्कुराते हुए लब भींच गए थे। इसके पुर असहाब गोया तन सेक गए थे। प्लीज़, वो इतना ही कह सकी थी। ओके ओके, आकब हंस दिया था। वो मग थामे फिर वहाँ रुकी नहीं थी। कमरे में फैले हुए सन्नाटे को मोबाइल की तरन्नम घंटी ने एकदम ही तोड़ दिया था। वो जो रात के वक्त सोने की तैयारी में जती थी, इस वक्त अचानक ही फ़ोन की घंटी ने अपनी जानब में तवज्जो कर लिया। फ़ोन पर जबीन आपी का नाम देखकर इसकी दिन भर की गिलफ़त में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। एकदम ही यासिर और कनूतियत ने इस पर ज़ोरदार अंदाज से हमला किया था। पहले तो इसने सोचा कि फ़ोन ऑफ़ करके रख दे साइड पर और सोती बन जाए, मगर जानती थी कि जबीन का फ़ोन ना उठाया तो फिर घर में ही एक हंगामा उठा देगी। इसने अपने असाबी तनाव कम करने के लिए गहरा सांस लिया और फ़ोन उठाया था। हेलो नगीन। दूसरी जानब नगीन के सलाम जवाब में जबीन की सिसकियाँ सुनाई दी थी। कुछ भी था, हर को वो इसकी माँ जाई बहन थी, तो इसका फिक्रमंद होना तो बनता ही था। इसने परेशानी से पूछा, क्या हुआ जबीन आपी, सब खैरियत तो है ना? दूसरी जानब से छोटे हमजा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब इस घर में या तो मैं रहूँगी या इनकी अम्मा। जबीन का लहजा आंसुओं में भीगा हुआ था और अंदाज कतियत भरा था। एकदम से ही नगीन के कंधों पर जैसा पहाड़ सा आन गिरा था। क्या हुआ आपी, सारी बात बताओ। और सर समझ कर बोला करो। अगर अदनान भाई ने सुन लिया तो वह कुछ हरासा होकर बोली, हाँ तो मैं क्या किसी से डरती हूँ? सुनते हैं तो 1000 बार सुन लें। मैं तो 1000 बार कहती हूँ और मैं तो इनके मुंह पर कहती हूँ, ज़िंदगी तमाशा बनाकर रख दिया है। बस तुम अब्बा से कहो कि आकर मुझे अभी के अभी ले जाएं, या फिर आकब से बोलो। जबीन आपा ने तेज तेज चिल्लाते हुए कहा। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि नगीन को रिसीवर कान से हटाना पड़ा था। इस वक्त अब्बा को परेशान करना मुनासिब नहीं है और मैं अब रात के वक्त छुप कर जाकर आकब को उठाने बुलाने से तो रही, ऐसी भी क्या आफत है। दूसरी तरफ से नगीन की बात को हस्बे मामूल से नज़रअंदाज कर दिया गया था। मुफ्त के मशवरे अपने पास ही रखो, हो तो मज़े में जी रही हो, तुम्हें बहनों का घर आना पहले ही खटकता है। जबीन ने खटाक से फ़ोन बंद ही कर दिया और जबीन के इस लफ्ज़ में उलझी वो मज़े में जी रही है। नगीन सोच रही थी कि सुबह सवेरे किचन में काम निपटाकर घर का झाड़ू पोंछा करके वो जा पर चली जाती है। सारा दिन बच्चों की चीख चीख और वालिदैन की अनगिनत शिकायत और मुतालबात। चंद हज़ार के लिए प्रिंसिपल साहबा इसका होना अच्छी तरह न छोड़ती थी। कई बार तो
तो इज़्ज़त नफ्स पर आती हुई ठेस की वजह से वो सख्त बददिल हो जाती थी, मगर जानती थी कि अब्बा की पेंशन में वो और अम्मा का गुजारा कर ही लेती, मगर आए दिन बहनों के चक्करों की वजह से सारा बजट खराब हो जाता था। इसने तो दिल में मुसम्मम इरादा जो है बांध के रखा था कि शादी के बाद इधर का रुख ही नहीं करेगी। वो अम्मा के लिए फ़िक्रमंदी का सबब नहीं बन सकती थी। घर आकर वो अम्मा का हाथ बटाती और शाम को बच्चे ट्यूशन के लिए आ दमकते थे। इसका मूड ख़वाह कैसा ही होता। वो तो बस एक लगी बंदी ज़िंदगी की आदी बनकर रह गई थी। इसके शौक तो कुछ भी ना थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी किताब का मुताला या फिर अम्मा के साथ बैठकर माज़ी की गपशप करना। वो सोच रही थी कि ज़मीन का फ़ोन बंद कर देना किसी बड़े खतरे का ऐलान था। वो सर थामे वहीं बैठी शशोबंज का शिकार थी, क्या करे? वो अब मरती क्या ना करती कि मुस्ताक अपनी किताब एक तरफ रखते हुए कतरे बेजारी से कमरे से निकली। इसने धीरे-धीरे कदम उठाते अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ झाँका, मगर वहाँ तो उस खामोशी के बादल छाए थे। सीढ़ियों के पास खड़ी कदरे शशोपंज का शिकार हो चुकी थी। क्या इस वक्त आकब के कमरे में जाना मुनासिब होगा? अभी वो इसी कशमकश के दरमियान खड़ी थी। ऊपर से आहट महसूस हुई थी। वो आहट महसूस करके जब सीढ़ियाँ चढ़ गई थी, अंदाजा तो हो ही रहा था ज़मीन धमाका कर चुकी है। इसके मना करने के बावजूद आकब अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां घुमाते हुए कमरे से निकला था। साफ ज़ाहिर हो रहा था इसकी नींद जो है खराब हो चुकी है। अब बेगानों के बोझ लाने की तैयारी कर रहा था। नगीन को आकब की यही बात बहुत बुरी लगती थी। इस बंदे को इनकार करना तो आता ही नहीं है। अभी नौकरी से थक हार कर सोया होगा, क्या जरूरत थी आमिर बनने की? कह देता कि बीबी टिक कर अपने घर में बैठो। यही सोचे इसकी और आकब की निगाहों का तकसादम हो चुका था। रात के इस गंभीर खामोशी भरे लम्हों में भी आकब की निगाह इस पर पड़ी तो इसकी निगाहों में मोहब्बत के जुगनू चमक उठे थे। वो नजर चुरा गई थी। किधर जा रहे हो? वो सवालिया थे, जानते हुए भी क्यों अनजान बन रही हो? तुम्हारी इतनी तारीफ सुन चुका हूँ अब तक। अपा का बस चलता तो फोन से निकल कर तुम्हारा कीमा बना देती। आकब हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। फिर अब वो परेशानी से पूछ रही थी। अम्मा को जगाता हूँ, ऊपर ले आते हैं। सुबह अंकल के जाने के बाद ही बताते हैं तुम्हारी अम्मी को। वो मनसूबा साथ से बना अपना मनसूबा बता रहा था। वो कदर हल्के फुल्के हो गए थे। इस वक्त रात को आधी रात को तमाशा नहीं चाहती थी। परेशानी बुरे वक्त को लाती है, मगर बुरे वक्त से ज़्यादा परेशानी तब बड़ी हो जाती है जब इससे सर पर गलत वक्त पर मुसलत किया जाए। यही बात एक मुनासिब वक्त पर भी बताई जा सकती थी। आपा क्या मान जाएंगे? वो कुछ उलझन से बोले थे। वो एहसान भी तो नहीं लेना चाहती हैं तुम्हारा? वो शरारत से अंधा था। कितना बड़ा शख्स इनके रोज रोज के जमीलों में पड़ चुका था, तो कितना तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना। मेरी बहनें ना दिन देखती हैं ना रात में भगाए रखती हैं। वो शर्मिंदगी से बोली। निक्की, ये तुमने कैसी बात की? क्या तुम मुझे गैर समझती हो? क्या तुम्हारी बहनें मेरी कुछ भी नहीं लगती? तहीर ज़्यादा निगाह से बढ़कर गैर यकीनी लहजा था। वो अपनी उंगलियां इस तरारी अंदाज में मड़ोने लगी थी। फिर भी तुमने ही आदत बिगाड़ दी है, सर पर उठा रखा है। एक बार तो इनकार कर दो, वो दोबारा फ़ोन करके खिड़काने की हिम्मत ही ना करेंगे। वो भी जिद रही थी। आदतें जिसकी बिगाड़ना चाहता हूँ वो तो कोई फरमाइश ही नहीं करती, जिसके लिए हर बार इकरार ही इकरार है। इसने बेहद भारी लहजे में जज्बात के मगलूब होकर कहा था। इस वक्त नगीन यकटक देखने से कुछ बदल हो गया था। मेरा मतलब है हामिद अंकल के बेपनाह एहसानात हैं, वह वही नहीं चुका सकते। ये तो इनके एहसानात के सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो मजबूत लहजा में बोला था। हाँ, मगर बहरहाल वो कुछ बोलते बोलते न जाने क्यों चुप कर गई थी। आकम की निगाहों में मोहब्बत इतनी वादा थी कि वो इसकी सतर सतर में डूब रही थी। मजीद देखना और इसकी गहरी मोहब्बत का सामना करना भी इसके बस में नहीं की बात नहीं थी। तुम जाओ, मैं ज़ैनब चाची को बता देती हूँ। वो एक काम अपने जिम्मे ले चुकी थी। वो कंधे झुकाकर नीचे उतर गया था। अब वो जबीन और बच्चों को साथ देकर ही आता। तब तक इसने मुनासिब लफ्ज़ों में ज़ैनब चाची को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया था। जब इनकी ज़ुबान दराज से तो सभी वाकिफ़ थे, इसलिए ज़ैनब चाची की भी खूबी अंदाज़ा था। इसलिए बिना किसी बहस के उठकर मेहमान खाने में बच्चों के लिए मज़ीद तकिए और चादरें वगैरह ओढ़ने के लिए रख आई थी। ज़ैनब चाची, आप कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं। आप तो जानती हैं कि जब से अब्बा को पहला हार्ट अटैक हुआ, इसके बाद हम इनको कोई बुरी खबर देते डरते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कब मेरी बहनों को अक्ल नसीब होगी। वो चलते करते हुए बोल रही थी। जब आकब रोती धोती जब इनके हमरा ऊपर आया था, आकब ने नन्हे हमजा को उठा रखा था और साथ में फातिमा का हाथ थाम रखा था। 8 साला फातिमा हरासा सी थी। जुबीन ने नगीन को सिरे से ही नज़रअंदाज करके ज़ैनब चाची को गले लगा लिया और बा करके रोने बैठ गई। चाची जान इससे गई कि अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाए। मैं इसकी शक्ल भी देखने की रवादार नहीं हूँ। आकब के सामने इसकी 3 साल पर इसका चेहरा धुआं होने लगा था। कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो सब। क्या तुमने कुछ खाया? बच्चों ने खाया? अभी खा पी कर सोने की कोशिश करो। सुबह इस मसले पर तफसील से बात करते हैं। ज़ैनब चाची ने मामला फहमी से कहा था। अरे खाने को लेकर ही तो इसकी माँ ने इतनी बातें सुना डाली थी। एक तो मैं सारा दिन घन चक्कर बनी रहती हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक घर के काम, सारा घर ही मेरे नातवा कंधों पर आन पड़ा है। जब इनकी नॉन स्टॉप चलती जुबान शुरू हो चुकी थी। बेटा तहम्मुल से सब्र चलते हैं ना।
सब्र से चलते हैं। ज़ैनब चाची ने डरते-डरते कहा था और इनका डर सच ही निकला था। खुदा के लिए अब आप ना शुरू हो जाएँ। मेरी तो अपनी ही सगी बहन ने इतने ताने मार दिए। अगर आप पर भी बोझ हूँ तो साफ-साफ बता दें। मैं अभी के अभी अपने बच्चे लेकर चलती बनती हूँ। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही इनकी इतनी बातें सुन सकती हूँ। जबीन ने हाथ दर्जा व तनई का मुज़ाहरा हर लिहाज भलाई ताक रखते हुए कहा, नगीन का तो बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से उठकर चली जाती, मगर इसने तय किया था कि चुन के सारे काम निपटा के नीचे जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि चच्ची को मज़ीद तकलीफ हो, सो चुपचाप ज़ब्त किया। कुछ तो लिहाज करो आप ही, दिन देखा ना रात, आकर भागा गया तुमको लेकर आ गया। गैर समझते हैं तुमको, हद भी हो गई। जबीन न जाने क्यों पहली बार नगीन की बात पर चुपके रह गई थी। मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम बैठो आराम से। हर वो बहन ही थी, मगर एतराफ़ तो महज नजरियाती था। वो भी दिल से इसकी खुशी के लिए दुआ गो थी, नहीं चाहती थी कि इसकी बहन उजड़ जाए। दिल से इसके घर गृहस्थी के लिए दुआ करती थी। इस वक्त भी ये ही चाहती थी। जब चुपचाप किचन की राह ली थी, नीचे नहीं जा सकती थी। अम्मा अब्बा का कमरा किचन के बिल्कुल पास ही था और अब्बा की नींद टूट जाती तो फिर आती नहीं और फिर बेआरामी होती। यही सोचकर इसने फ्रिज खोल कर देखा। आलू अंडे का सालन था और आज जो इसने बिरयानी बनाई थी वो भी फ्रिज में रखी थी। इसने 2 चपातियाँ बनाकर बिरयानी भी गर्म कर दी। अच्छे तरीके से ट्रे में लाकर इसने ज़मीन और बच्चों के सामने रख दी थी। इस वक्त तक ज़मीन का रोना-धोना बंद हो चुका था और वह आराम से बैठी चच्ची ज़ैनब से बातें बिगाड़ रही थी। आपने कुछ सोचा आकिब की शादी के बारे में? अब तो माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता है। बैक वक्त आकिब और नगीन ने एक-दूसरे को देखा था। ये सब गैर इरादी था, बिल्कुल गैर इरादी। आओ बैठो ना, ज़ैनब चाची ने इसे पुकारा था। वो चुपचाप वहीं एक जानब टिक गई थी। आकिब की पुरइश्तियाक निगाहों का महवर फ़कत नगीन का दिलकश चेहरा ही था। बेटा बस अपने बेटे की ही खुशी देखने को तरस रही हूँ। ज़ैनब चाची का और आकिब की शादी पसंदीदा मौजू था। चेहरे पर तो आकिब के फूल खिल चुके थे। मैं चूल्हे पर दूध रख कर भूल आई हूँ शायद। नगीन ने मजीद वहाँ बैठना दोबर था, सो बहाना करके उठकर निकल आई थी। चूल्हा बंद था, इसके मुकद्दर की तरह ठंडा रहा। इसने सोचा जो जवाब जरा रुकना बेकार था, सो चुपचाप आकिब और चच्ची के लिए चाय बना लाई थी। जब वो ट्रे में कप लिए कमरे में दाखिल हुई तो इसे लगा जैसे जबीन और चच्ची कुछ कहते कहते एकदम से चुप हो गई और खुद एक जानब बैठे हुए बाजार बच्चों से मासूम बातें करते हुए आकिब की तमाम तवज्जो भी इधर ही मबजूल थी और इसके आते ही चौंक कर इसे देखा था। अच्छा चची, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। मैं बर्तन सुबह धो लूँगी चाय के और बाकी सब धो दिए हैं। वो मज़ीद वहाँ रुकना नहीं चाहती। सोचों का मज़ीद सफ़र हलकान किए दे रहा था। वो चुपचाप नीचे सीढ़ियाँ फलांग गए थे। सुबह देर से आँख खुली तो वो भी बाहर के ऊँची आवाज़ में मुज़ाकरात पर। मैं कहता हूँ मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? मैं ये गवारा नहीं कर सकता मेरी बच्ची तकलीफ़ में हो और मैं पुरसुकून सोता रहूँ। हामिद साहब का लहजा गसीला था। आप आराम से बैठ जाएँ वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपकी सेहत सबसे बढ़कर है। आसमा बेगम का अज़ियत भरा लहजा था। बेगम तुमने भी खूब कही। यहाँ मेरी बच्ची को आधी रात को घर निकाल कर बाहर किया गया। वो ऊपर बच्चों के साथ घर में ही रात को मौजूद थी, मगर हमें खबर न थी। वालिदैन होते किस लिए हैं? अपने बच्चों के हर तरह के मसाइल सुनने के लिए। अहमद साहब ने कहा, पूछे ना इस नगीन से, वो तो मुझे यहाँ आने से भी मना कर रही थी। अब्बा जान मुझे बताएं, क्या मैं इसका दिया खाती हूँ और जो इसकी बातें सुनती रहूँ? इसको हम बहनों का शुरू से मेके में आना खटकता है। जब मेरे शोहर ने मेरे मुँह पर कह दिया कि उठो चलती बनो, मैं तो किस मुँह से वहाँ बैठी रहती? इज्जत नफ्स से भी कुछ है। जबीन का तेज लहजा सुनकर नगीन ने अपना सर थाम लिया। इसने मना भी किया था कि मगर जबीन के लिए शायद अब्बा की सेहत से बढ़कर अपनी ज़ात थी। होते हैं बाज़ लोग जो दुनिया की हर शय पर अपनी ही ज़ात को मुकद्दम रखते हैं। अंकल, इसमें नगीन का क्या कसूर भला? वो तो मैंने ही सोचा था कि मैं तो भाई हूँ और जबीन आपा कौन सा पराए घर में थी? अपने घर में तो थी। ये मसला नहीं है। असल मसला ये है कि अब सुलह करवाई जाए, मामले को अल्तवा में ना डाला जाए। आकिब ने सारा मलबा अपने सर ले लिया और वो बखूबी जानती थी कि इसके हर ख्याल में तायद करने वाला आकिब ही था। बेटा अब यह कहीं नहीं जाएगी जब तक अदनान खुद नहीं आ जाता। हम इसके आने तक अपनी बच्ची को हरगिज़ वापस भेजने का रवादार नहीं है। आसमा अपने शोहर की बात सुनकर घबराई थी। अरे ये कैसी बातें की बात की है आपने? ये बहुत ही नाजुक मामलात होते हैं। मैं जाकर सुलह करवा कर आती हूँ। जबीन अपने घर जाएगी, वही इसका असल घर है, आसमा ने कहा। आसमा की बात सुनकर तो जैसे जबीन को पतंगे लग गए थे। अम्मा, आपको तो बस बेटियां बोझ लगती हैं। आपने तो मेरा सारा सामान ही मिट्टी कर दिया। जबीन का लहजा गुस्ताखाना सा था और इसके अंदाज में जार-हानापन था, जैसे सोचकर यहाँ आई बैठी हो कि वो अपने मिजाजी खुदा से अपनी मनवा कर ही वापसी की राह लेगी। तुम खामोश रहो, हम भी तो है अपने घर में निर्वाह किए हुए हैं। इस तरह ज़रा सी बात पर अपना घर बार छोड़ कर आना कहाँ की अक्लमंदी है? और आप इसकी वकालत ना करें। जल्दी का काम शैतान का होता है। मामला फहमी से हर मामला जो है सुलझाया जा सकता है। ये तो ना समझ है आपको, तो कुछ समझ से काम ले। आसमा का तो अजीब हाल था। एक जानब खुद सर शोहर और दूसरी जानब नापसंद बेटी थी। वो मामला जितना अच्छी तरह सुलझा लेना चाहती थी, नहीं लगता नहीं था कि इतनी आसानी से सुलझ सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये इधर ही रहेगी, अपने बाप पर बोझ नहीं है, बस कह दिया। हम सब कह कर रुके नहीं थे, उठकर अंदर कमरे में चल दिए थे और उनकी बात सुनकर जबीन ने फहरी अंदाज में अपनी छोटी बहन नगीन को देखा था।
जैसे जता रही हो कि तुमने तो कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन अब देखो अब्बा हमारे साथ ही हैं। आसमा बेगम के चेहरे पर शिकनों का जाल सा बुझ गया था। तफक्कुर ज़दा निगाहों से अपनी बेटी जमीन को देख रही थी, जो अपने नगीन से अपना पसंदीदा खाने खाने का मेन्यू नोट करवा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अदनान परेशानी के आलम में ससुराल की तरफ जा रहा था, क्योंकि कल से घर का माहौल जहन्नुम बना था। जमीन झगड़ा करके मैके चली गई थी। सास में घर के किसी काम करने की सिकत ना थी। एक दिन में ही घर उलट पलट हो गया था। अब इसकी सास ने ही हुक्म दिया, सादर किया था, जाकर बहू को मना लाओ। इसी वक्त जबीन को लेने निकला था, लेकिन इसे खौफ भी था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी, जरूर नखरा करेगी। इसके इतनी जल्दी मान जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने नूरे मंजिल पर जाकर बाइक रोकी और काल बैल पर हाथ रख दिया। कदर तोक़्क़ुफ़ से अंदर से नगीन निकली थी। इसे देखकर खूब गर्म जोशी से मिली थी। अदनान भैया आप आए तो बिस्मिल्लाह। इसका हौसला बंदा था। इसे नगीन की ये बात ही बहुत पसंद थी। ये नगीन अपनी बाकी बहनों से बिल्कुल अलग तबीयत और फितरत की मालक थी। खूब गर्म जोशी से मिलती थी, इज्जत देती। अदनान के दिल से इस प्यारी लड़की के नसीब के लिए दुआ निकली थी। अंदर से आवाज़ सुनकर आसमा बेगम भी आ गई थी। अदनान को देखकर इनको बहुत अच्छा लगा था। दामाद बेटे बन जाते हैं और फिर इनकी बच्चियों का सारा भार दामादों के कंधों पर आन पड़ता है। वो अपने दामादों को भी बेटा ही तसव्वुर करती थी। उन्होंने कभी नसरीन के शोहर के अकील और जमीन के शोहर अदनान में फ़र्क नहीं रखा था। दोनों को इज्जत दी थी। बेटा तुम्हारा ही इंतज़ार था, मैंने कीमा करेले बना कर रखे हैं और बच्चों की फरमाइश पर पुलाव भी बनाया। तुमने मुंह हाथ धो लो तो सब मिलकर खाना खाते हैं। तुम मुंह हाथ धो लो, सब मिलकर खाना खाते हैं, आसमा बेगम ने कहा तो अदनान गहरी सांस लेकर रह गया। एक नज़र इसने अंदर डाली जहां जबीन पे फकरी से टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। अभी तक इसे अदनान के आने की बिल्कुल खबर ना हुई थी। अचानक टीवी के सामने इसका बेटा आ गया तो इसने इसे जोर से डांटा था। बिल्कुल अपने बापड़ गया है, मजाल है कि जरा सा भी सुकून का सांस लेने दे। जबीन के इस बेलाग तबसरे के बाद आसमा अपनी निगाह चुराने पर मजबूर हो चुकी थी। अदनान के चेहरे के अजलात भी अचानक ही तन चुके थे। यकीनन वो अपनी जात पर इतना आला तबसरा समाज फरमा चुका था। क्या बात है बेटा, रुक क्यों गए? अंदर आओ ना, जाने दो, इसकी बातें ऐसे ही हैं। मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, बस जबान की थोड़ी कड़वी है, ना समझ है। इन्होंने मामला फहमी से कहा था, तभी अदनान लॉन्ज में दाल हुआ। अदनान को देखकर चिप्स मुंह में ले जाती जब इनका हाथ रुक चुका था और चेहरे के जाविये बिगड़ चुके थे। अलबत्ता दोनों बच्चे भाग कर बाप से जा लिपटे थे। ये तो एक फितरी अमल था, लेकिन जब इनको अदनान के साथ बच्चों के साथ लगावट के मुजाहरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। आसमा बेगम ने अपनी बेटी को घूर कर देखा और सलाम करने का इशारा किया था, लेकिन जबीन ने सिरे से जैसे इस इशारे को नज़रअंदाज कर दिया था और तन कर बैठ गई थी। आसमा को सख्त हिफ़्फ़त महसूस हुई थी। दिल में मलाल भी हुआ था। झगड़ा और किसी बात पर नाराज़गी अपनी जगह पर, मगर सलाम करना तो वाजिब था। इन्हें तासुफ़ ने घेरा था। आंटी अंकल को भी बुला ले, मैं सलाम दुआ कर लूँ। अदनान ने एक जानब बैठते हुए कहा। बच्चे इसको घेरे इसके दाएं बाएं मौजूद थे। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? मैं सलाम दुआ कर लूँ, अदनान ने एक जानब बैठते हुए कहा। बच्चे इसको घेरे इसके दाएं बाएं मौजूद थे। अरे इतनी जल्दी किसकी बात की है? खाना खाकर जाना, खाना बिल्कुल तैयार है। आसमा बेगम ने मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए कहा। नहीं आंटी, घर में अम्मी अकेली हैं। अम्मी ने तो दोपहर से कुछ खाया भी नहीं था। इनकी तबीयत सुस्त हो रही है, मैं जब इनको लेने आया हूँ। घर चलकर कुछ खा लेंगे। अदनान ने कहा। हाँ, रास्ते से कुछ लेना नहीं, यहाँ खाने देना नहीं। साफ क्यों नहीं कहते कि नौकरानी की ज़रूरत है और नौकरानी बनाकर ही लेके जाना चाहते हैं। अकल ठिकाने आ गई है ना? एक दिन में जमीन की तो जुबान को ब्रेक ही न लग रहा था। इतनी तीखी जबान थी, जहर पूजी हुई थी। गोया लफ्ज़ों से लहू टपक रहा था। अदनान ने एक गहरी मलामती नज़र पहले तो जबीन पर डाली, इसके बाद अस्मा बेगम को जो है पलट कर देखा। आपने अब खुद ही सब सुन लिया ना आंटी? इसकी इस ज़बान दराजी की वजह से मैं नाला हूँ। इसको ज़रा भी ख्याल नहीं कि वो मेरी माँ है और इनके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। हक के बेजानब अदनान हक के बेजानिब था और वो खुद मैं शर्मिंदा थी। जबीन ये क्या अंदाज़ा है? क्या मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे की थी जो तुम ऐसे बात कर रही हो? अगर कोई तुम्हारी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तुम्हें कैसा लगे? आसमा का तो तासुब ही कम होने में नहीं आ रहा था। अदनान अब बिल्कुल खामोश हो चुका था। इसने बड़े ज़ब्त और हौसले से जबीन की कड़वी कसीली बातों को पिया था। मैंने कह दिया ना, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी जब तक इनको एहसास ना हो कि मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, कोई मुलाजमा नहीं हूँ। रमी आपको क्या लगता है ये मेरी कमी या मेरी मोहब्बत में मुझे लेने के लिए आए हैं? इनसे पूछ ले। इनको इनकी वालदा के ने कहा तो भागे आए हमें। मैं सब समझती हूँ। जब इनका लहजा तेज हो गया था और आवाज़ अंदर लेटे हम साहब तक जा पहुंची थी। वो आवाज़ें सुनकर बाहर आ गए थे। अदनान को देखकर ठिठक कर रुक गए थे। अदनान के चेहरे पर अब खुशूनत आ चुकी थी। जमीन के तेज लहजे ने सारी नरमाहट छीन ली थी। इसकी जगह नागवार तासरात ने ले ली थी। आसमा इस वक्त बेटी की नुकीली जुबान के तीरों से ही हरासा थी और शोहर ने नामदार के गुस्से से भी बखूबी वाकिफ थी। सो परेशान थी। अदनान ने सलाम किया तो जवाब में बोले, शोर कैसा है? हम साहब के सवाल का जवाब अदनान के पास था, मगर देना नहीं चाहता था, तो चुप साध ली।
अपना बेटा अदनान आया है अपनी जबीन को लेने। मैंने कहा खाना खाकर जाना, जाओ जबीन अपनी तैयारी कर लो। आसमान ने बेटी को घूरा। जब इसके तेवर न बदले तो आसमान ने मिन्नत समाजत के इशारे किए, लेकिन वो तो टिस से मिस ना हुई। अब्बा जान इनसे कह दे मैं नहीं जाने वाली जब तक ये इनकी माँ माफ़ी नहीं मांग लेते। मैं कब तक ताने सुनती रहूँ। जबीन ने माँ की को हाथन में ना लाते हुए बाप से बराह रास्त कहा था, और ये कह कर रुकी नहीं थी, अंदर कमरे में चली गई थी। लेकिन जाते जाते दोनों बच्चों को बकायदा खींचते हुए दबोच कर अंदर ले गई थी। इसके अंदाज पर अदनान भूंज का रह गया था। हामिद साहब ने भी गिरफ्त अंदाज अपना लिया था। खाना खाकर जाना, जबीन अभी नहीं जाएगी। जो जवाब सुन चुके हो, मैं मेरी बच्ची पर मुझ पर बोझ नहीं है, इसे 4 दिन बैठा कर खिला ना सकूँ। हामिद साहब ने बेहद रूखे अंदाज में कहा। अदनान में तो इतनी गैरत जरूर बाकी थी कि मजीद वहाँ ना रुकता, सो वैसा ही इसने मजीद रुके बिना वापसी की राह ली। असमा बेगम के तले मिनते भी सब बेकार चले गए थे, क्योंकि वो इतनी इज्जत अफजाई के बाद रुकने वाला नहीं था। इस दुनिया की इस भीड़ में हर कोई अपने के अंदर अंदर आप हर किसी को अंदर उतार कर नहीं रख दे सकता, अंदर उतर कर नहीं देख सकता। फिर दुनिया में फ़कत कोई एक शख्स ही हुआ करता है जो आपके अंदर कतरा कतरा उतरते आंसुओं का जायका चख सकता है, और यही नहीं, इन आंसुओं का तरियाक भी जानता है। लाइलम नगीन को सिरे से इल्म ही नहीं था कि आकब अपनी तमाम तर चाहत के साथ इसके सामने खड़ा था। ये ज़रूर था कि इसने लफ्ज़ों की डोरी बांधकर मोहब्बत की कमर नहीं डाली थी। वो जानता था कि नगीन हसास तबीयत के मालक है। इसे न जाने क्यों हर किसी से इतनी सारी शिकायत थी। रेजा रेजा टूट कर बिखरती इस लड़की को वो मोहब्बत से गुंदे हालत जज्बे से समेट लेना चाहता था। इस वक्त भी आकब इसे ऐन दोपहर के वक्त किचन में झुलसती हुई गर्मी में सालन बुनते देख रहा था। जानता था कि वो अभी वो स्कूल से लौटी है, और अब खाना बनाने के बाद 2 घड़ी आराम और फिर बच्चों के किताब ट्यूशन के लिए आ दमकेगी। वो सालन बुनते हुए पलटी जब इसकी निगाह आकब पर जा पड़ी, जो इश्तियाक से इसे ही देख रहा था। 6 फुट से भी ज्यादा लंबा कद, निकलता बेहद गोरी रंगत, चेहरे पर मोहब्बत की नरमाहट लिए वो वहीं दरवाजे के पास से इस्तादा था। खैरियत तो है ना? क्या तुमने भी कोई फरमाइश करनी है? जब से आप की एंट्री हुई है ना, कभी कोई फरमाइश कभी कोई फरमाइश। आज भिंडी का जी जिला ललचाया, मजाल है जरा सा किचन में झांक ले। सुबह से अम्मा इनके बखेरे समेट रही हैं, हफ्ता होने को आ रहा है, मगर इनके तो कानों पर जून तक नहीं रेंगे। अल्लाह, इतना डर लग रहा है। दूसरी जानब से भी खामोशी छा चुकी है। अदनान भाई ने तो आना तो दरकिनार, फोन तक भी नहीं किया। दिन रात की मसरूफियत के बाद इतने दिनों बाद आकब दिखाई दिया था। वो बिला तकान बोलती चली गई थी, और जानती थी कि सुनने वाला वही एक वहाद है। तुम फिक्र ना करो, इसका भी तो कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें काम करते देखकर रुक गया। मैं कह रहा था कि मैं ताज़ा रोटी लगवा लेता हूँ, इतनी गर्मी में कहाँ बनाती रहोगी, तुम बस सालन ही बना लो। आकब ने कहा तो इसके चेहरे पर लम्हा भर के लिए हैरत और फिर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। सच्ची ये तो है निकी, और पूछ पूछ जल्दी जाओ जाकर ये लगवा लो, और हाँ आते आते आप ही के नमूनों के लिए आइसक्रीम लेते आना। कल से कान खा रहे हैं और फिर ना लेकर थी तो अम्मा से अब्बा तक यानी शाही सवारी तक खबर शिकायत की सूरत जा पहुंचेगी। ठहरो मैं पैसे लाती हूँ। वो चूल्हे की आंच हल्की करते हुए बोली, बस कर दो नगीन, तुम्हारी यही गैरत की बातें अजनबियत की दीवार खड़ी कर देती हैं। अब क्या मैं तुमसे भी पैसे लूंगा? वो नाराज हुआ था, वो फकत कंधे उचकाकर रह गई। एक शाम अड़ोस पड़ोस से कोई खातून नगीन का रिश्ता ले आई थी। लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, सुलझा हुआ घराना था, लंबा चौड़ा कद, कोई खानदान न था, इकलौता था और सास ससुर थे। इन लोगों को नगीन बेहद पसंद आई थी। नगीन से पूछने की नौबत नहीं आई थी कि आकब की वालदा ने सद बुरा मनाया था, और आसमा से कहा कि उन्होंने तो हमेशा से नगीन को अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखा है। हाँ तो बात ठीक है आपकी, आकब घर का लड़का देखा भला लड़का है, नेक सीरत है। जबीन ने लुकमा दिया। इस दिन अम्मा भी खूब जोश में थी। ज़ैनब बहन, मैंने तो आकब को बतौर दामाद ही देखा है, बाप में अपने बेटे जैसा है, मुझे भला क्या एतराज़ है, लेकिन माँ होना तो आपकी जानब से ही बात शुरू होती तो मुनासिब होता। मैं इंतजार में थी। आसमा ने भी खुश दिली से कहा। ज़ैनब और आसमा आने वाले 2 दिनों में आपस के रिश्ते के मजीद मजबूती के तस्वर से ही निहाल हो रही थी। जब नगीन को मालूम हुआ तो इसके तो सदमे से चुप लग गई थी। इसकी खामोशी को सब इसकी शर्म पर महमूल कर रहे थे, लेकिन इसकी चुप ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। एक दिन जब आसमा बेगम बाकायदा मंगने की तैयारियां कर रही थी, वहाँ धमकी थी, अम्मी जाकर ज़ैनब चाची को साफ साफ कह दें कि मैं आकब से शादी नहीं करूँगी। नगीन ने कहा। इसका अंदाज दो टोक था। आसमा जो इस वक्त गुलाबी दुपट्टे को गोटा लगा रही थी, कदर तहीर से अपनी बेटी को देखा आया कि वो मजाक तो नहीं कर रही। पास ही बैठी हुई जबीन को भी पानी पीते पीते छू लग गया था। ये क्या बात हुई भला? जमीन की तो समझ में नहीं आया था कि तराज करे तो कैसे करे। तुम होश में तो हो, क्या बक रही हो? अब एक तुम रह गई थी, अब तुम भी माँ को मायूस कर दो। आसमा झुंझला गई थी। वो तो अपने दानिश में रिश्ता पक्का किए बैठी थी। सारी बात तयशुदा थी। वो घर का बच्चा था, सादतमंद, हिकमत गुजार और नेक भी। अब मैंने अपनी राय दी है, और मुझे लगता है शादी ब्याह में इन दोनों फरीकैन की आरा को जरूर मुकद्दम रखना चाहिए, जो आपस में एक जिंदगी गुजारने जा रहे हों। मुझे आकब से शादी नहीं करनी है। इसका अंदाज इतना कतियत बड़ा और दो टोक था कि जीना बूट करता। आकब जो नीचे किसी काम से आ रहा था, अपने हवाले से नगीन के
मुंह से ये जुमला सुनकर दम बखुद रह गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि नगीन ने इसका नाम लेकर इनकार किया है। वो तो 2 दिन से इतना खुश था कि बिन मांगे इसकी मुराद पूरी होने जा रही थी। क्या ऐब है आकब में? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? जबीन ने तेज लहजे में पूछा तो नगीन ने तेजी से जवाब दिया, हाँ नहीं पसंद मुझे। इसके बाद शगाफ जवाब के बाद आकब में मजीद कुछ सुनने का हौसला नहीं रहा था, इसलिए जैसे आया था वैसे ही उल्टे कदमों लौट गया। और अम्मी आकब में कोई ऐब हो या ना हो, क्या मेरी राय मेरी मर्जी को कोई अहमियत नहीं है? मैं अपनी आधी जिंदगी तो अपनी 2 बड़ी बहनों में पिसती चली आ रही हूँ, अब मजीद नहीं पीस सकती। इन दोनों बहनों को तो आदत है हर दूसरे दिन आकर बैठ जाने की, हिदमत करवाने की, लेकिन मैं इस घर में रहकर मजीद इनके नहरे नहीं उठा सकती। आप इस दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर दें। मैं शादी इधर ही करूँगी, कम अज़ कम इस जंजाल से तो जान छूटेगी। इसने हर लिहाज से मरवत बलाए ताक रखकर कहा था, और वैसा करने में अपने आप को हक बेजानब समझ रही। इतने दिनों से जबीन यहाँ बैठी थी, लेकिन इसका आराम खत्म होने ही नहीं आ रहा था। इसकी वजह से घर में राशन खत्म हो चुका था। बच्चे खाने पीने के आदी थे, हम वक्त इनके तकाजे हुआ करते थे, कभी फ्राइज बनवाते कभी नूडल्स। सख्त परेशानी के दिन थे जो घर वाले काट रहे थे। पहले तो कुछ बचत हो जाती थी, अब तो इसकी ट्यूशन के पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो मजीद ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी कि जिसमें इसे मजीद घुलना पड़े या कुर्बानी का बकरा बनना पड़े, पर मजबूर किया जाए। अम्मी देख रही हैं कितनी लंबी ज़बान चल रही है इसकी, हमारा आने इसको कितना घुलता है, मैं खुद पका लूँगी। जबीन ने दोबुदू कहा था, जो नगीन को आग की तरह लगा था। ये भी एक ताना है, ये खुद पकाएंगी। अम्मी इनको पहले ये तो बता दें कि आज 4,000 रुपये थे महीने के, जो आपने इनके लाडले सपूत की फरमाइश पर बर्गर मंगवा कर दे दिए हैं, बड़ी आई पकाने वाली। क्या ये किसी और घराने से ब्याह कर गई हैं, इस घर से गई हैं जो हालात का इल्म नहीं है? नगीन ने जाने कहाँ का सारा गुस्सा गुबार दिल से निकाल रही थी। जबीन तो मुंह खुले हक तक अपनी बहन को जुबान दराजियां मुलाहजा कर रही थी। इसके बाद वो रुकी नहीं। अम्मा की मिन्नत समाजत रुकना सब बेकार गया था। नगीन कुछ देर तो जबीन को इसके नहरे देखती रही, लेकिन फिर थक हार कर खुद ही कमरे में जाकर बंद कर लिया था। फिर अम्मा की फ़िक्र है साथ में इसने अंदर का अल्लाह खोल दिया था। जबीन ने फ़ोन करके दनान को बुला लिया था। इसकी साड़ी अक्कड़ जो है फ़ोन निकल चुकी थी। सारा रब दबदबा मलिया मेट हो चुका था। दनान भी शायद इसकी जानब से इसी तरह की किसी पेशकदमी का मुंतज़िर था, तो इसने ज़रा भी देर ना की थी। इसी शाम अपनी बीवी बच्चों को लेने के लिए आ गया। दोनों की अकल इतनी मुद्दत में ठिकाने पर आ चुकी थी, खुद जबीन को कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए आ गई थी। हम सब दनान को देखकर बुरी तरह से चौंक गए थे। अरे दनान मियाँ को किसने बुलवाया है? वो कुछ ताज्जुब से पूछ रहे थे। आसमा ने खामोशी अख्तियार की थी। दिल से वो भी नगीन से खफा हो चुकी थी। माना कि हाथ तंग होता है, मगर वो अपने नवासों के लिए दिल खोलकर खर्च करना चाहती थी, इसलिए नगीन के सख्त जुमले इनको गिरा गुजरे थे। वो नगीन से कलाम करना तो दूर की बात, इसकी शक्ल तक देखने की रवादार ना थी। अपनी बेटी नगीन से पूछें, अब्बा जान, मुझे तो एहसास ही ना हुआ कि कब मेरे और मेरे बच्चों के 2 लुकमे यहाँ पर बारी पड़ गए। आज मुझे अपनी ही छोटी बहन से इतनी बातें सुनना पड़ी कि जब अब्बा से मिलने के लिए आई तो वहीं अब्बा ने इससे पूछा था। अब्बाजान का दिल बुरा था, दनान से मिलने को जीना चाहता था, और दूसरा वो कुछ कश्मकश में मुब्तला थे, क्योंकि खुद उन्होंने मंजर देखा कि जबीन मुस्कुरा कर इसको जवाब दे रही थी। अब कमरे में जाते वक्त मिलने के लिए आई तो अब्बा जान पूछे बिना ना रह सके थे, नगीन ने क्या कहा है? इसको क्या हक है कि इस मामले में कुछ भी बोले? अब्बाजान, अब आपने ही जब मिलना हो आ जाया करें, हम नहीं आने उसके। और हाँ अम्मा, जो खर्चा हुआ है और जो रुपये नगीन के लगते रहे वो मैं जल्द लौटा दूंगी। अभी दनान के सामने बरम रखना चाहती हूँ। उनको यही कहा कि बच्चे उदास थे। जबीन की नम आलूद आंखें देखकर आहूद आसमा का दिल भी होलने लगा था। बेटी को इस तरह विदा करने का कब सोचा था? शादी जब रुखसत किया था तो वही मंजर इनकी निगाहों में घूमने लगा। अदनान आसमा और हामिद साहब से मिलकर इनकी रजामंदी से अपनी बीवी बच्चों को ले गया था। घर में अचानक इतनी खामोशी छा गई थी। अम्मा चुप थी, अब्बा अपनी ही सोचों में गुमसुम, और वो चोर बन गई थी। सबसे बढ़कर 3 दिन बाद भी ऊपर से आकब और ना ही चच्ची ज़ैनब ने झांका, गोया इसका इनकार ऊपर जा चुका था जब से से हफा होकर जबीन गई थी। एहसास जुर्म ज़्यादा ही उठने लगा था। ज़मीन के कुचों के जब दिल पर लगते हैं तो नीलो नील कर देते हैं। छुट्टी का दिन था जब वो दिनों के बाद इसने आकब को ट्रैक सूट में मलबूस अखबार के मुताले में मसरूफ देखा था। ये इनके घर का एक हिस्सा था, यानी इसने कुर्सी भी अपने हिसाब में बिछा रखी थी। नगीन ने इसे देखा तो दिल ने एक अजीब ही ले पर धड़कना शुरू कर दिया। अब जब इससे बोलचाल बंद कर चुके थे, आकब और ज़ैनब चाची ने भी रिश्ते के लिए सरार करना तर्क कर दिया था। न जाने क्यों इसके दिल को गहरे मलाल ने घेर लिया था। वो खुद को संभालती कदम कदम चलती इसके ऐन पास जा पहुंची थी। वो शायद जान कर भी इसकी आहट से अनजान बना अखबार की सुर्खियों में गुम बैठा रहा था कि इसे गला खनकार कर इसे मुतवज्जो करना पड़ा था। इतने फासले तो कभी ना थे। दरमियान फिजा में एक अजीब सी सोगवारियत भी थी। नगीन ने भी ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ कहना चाहती हो?
आकब ने बराह रास्त इसकी निगाहों में झांका था। आज का आकब इस आकब से तो बहुत ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था, जिसके काम भाग कर करता था, इसकी परवाह करता था, इसके लिए हर कान रहता था। आज आकब की निगाह में हद दर्जा जनबियत का बसेरा था। बहुत ही झिझक कर रह गई थी, मेरी आंखों को अब रिहाई दे, मुझे हर तरफ तू ना तू दिखाई दे। वो दिल में सोचकर इसको ज्यादा देर तक न देख सका, इसलिए अखबार तय करने लगा था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? इधर अम्मा ने भी कताई कलामी कर रखा, मैं किस किस को राजू करूँ राजी करूँ? क्या मेरी खुशी कोई मानी नहीं रखती? सब मुझे ही क्यों मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं? वो रोहानसी होकर बोली थी। कौन मोरद इल्जाम ठहरा रहा है, मैं या मेरी माँ? अम्मी को मैंने समझा दिया है कि तुम इस जगह रिश्ते के लिए राजी नहीं हो, और ही बात इस रिश्ते की जो आया था, मैंने कह दिया खुद आंटी को कि वो लोग जल्द ही तारीख लेने आ जाएंगे। और हाँ, वो जाते जाते कहते पलट कर रुका, मैंने ही ये कहा है कि मैं ही इस रिश्ते के काबिल नहीं हूँ। वो ये कहकर मजीद नहीं रुका और नगीन को लगा तो जाते जाते जैसे इसकी रूह भी साथ खींच कर ले गया। कुछ लोग इतने ही दिल के करीब होते हैं कि हमें इस वक्त तक, जब तक नज़रों के आसपास बचते हैं, एहसास तक नहीं होता, और जब वो नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो गोया दिल डूबने लगता है, नब्ज़ मद्धम पड़ जाती है, फिजा के सारे रंग मद्धम पड़ जाते हैं। वो अपनी नमनाक निगाहें लिए वहाँ काफ़ी देर खड़ी रही। इसका दिल धुआंधार रोने को चाह रहा था। इसका खास अलखास दोस्त आज जिससे खफा हुआ था, वो जो कभी इसके मुँह एक आंसू पर बर्दाश्त नहीं करता था, आज कैसे मुंह मोड़ कर गया था। कसूरवार तो मैं हूँ, कसूर तो सारे मेरे हैं। मैंने ही आपा को रुलाया, अब्बा को, अम्मा को शर्मिंदा करवाया। आकब की मोहब्बत से मैं कैसे दस्तबरदार हो सकती हूँ? वो तो मेरी रूह में है। अम्मा ने दोबारा इसके कमरे में झांका तो मगरिब का वक्त होने को आया था, मगर वो कमरे से बाहर ही ना निकली। अम्मा का तो जी होने लगा था। झट गरीबी ब्याही बड़ी बेटी को बुलाया कि देखो क्या मामला है। दिल अभी तक मैला ही नहीं। नसरीन बच्चों के साथ बाकी आई थी। कमरे में जाकर नहीं देखा, वो नींद बेहोशी सी पड़ी थी, तब रहा था सारा वजूद। अम्मा तो इसको तो इतना तेज बुखार है, इतनी भी क्या लापरवाही। नसरीन ने नाराजगी से कहा, है मेरी बच्ची, जाकब को बुला, तेरे अब्बा को तो घर पर ही नहीं है। पानी के छिंटे भी मारे मगर वो होश में ही ना आ रही थी। आसमा का तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरी बच्ची, मैं कब तुझसे खफा हूं, तूने क्या हाल बना लिया? वो रो रही थी। जब नसरीन ऊपर गई तो आकब और जैनब चची चाय पी रहे थे, मगर अब बताना भी जरूरी था। माशाल्लाह नसरीन बेटी कब आई मालूम ही नहीं हुआ। जैनब चची ने मुस्कुरा कर कहा। आकब ने सलाम किया, आओ बेटे, आओ बेटी, चाय पियो, साथ में ये पकौड़े भी खाओ। जैनब चची बहुत ही मिलनसार तबीयत की मालिक थी। नहीं चची, आप मैं आकब को बुलाने आई थी, न जाने नगीन को क्या हुआ, बेहोश पड़ी है, तेज बुखार भी में जल रही है। अम्मा ने बुलाया तो मैं भी दौड़ी चली आई। नसरीन ने अपने थके मांदे वजूद को करीबी दीवार का सहारा दिया। आकब के कप से चाय छलक गई। इसने सरस से कप रखा, मेज पर रखा, और बिना कोई लफ्ज़ कहे नसरीन को पीछे छोड़ता हुआ नीचे को लपका था। जैनब और नसरीन ने एक दूसरे को तहय्युर और रद्द-ए-मानी अंदाज में देखा था। आकब की बेकरारी बहुत कुछ अयां कर गई थी। नसरीन भी पीछे पीछे हो ली थी। आकब इसे होश में लाने के तरीके आजमा रहा था। किसी को क्या मालूम था कि इस सारी सूरत हाल में इसका दिल भी कुचला जा रहा था। इसे बखूबी एहसास हो रहा था कि इसके नारवा सलूक की वजह से नगीन की ये हालत हुई है। वो इसे हमेशा की तरह न जाने क्या कहने, दिल का गुबार निकालने आई थी, लेकिन कुछ कह ना सकी। उल्टा मजीद बोझ आकब ने इसके कंधों पर डाल दिया। इस एक सुबह में जब नगीन को एहसास हुआ कि वो आकब के बिना अधूरी है, सुबह की शाम में आकब को नगीन जब बुखार में बेहोश मिली थी, इसे लगा जब जीने का कोई जवाज ही ना रहा हो। जब मोहब्बत की शिद्दत दोनों जानब बराबर हो तो रफीक जिंदगी बनने के सिवा कुछ नहीं। नगीन को नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया कि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है, और जब नगीन होश में आई तो इसने रो रो कर सबसे पहले अम्मा से माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला शुरू किया, जो ज़मीन से होता हुआ कब तक जा पहुंचा था। आसमा तो इसकी सेहतमंदी पर ही खुशी से निहाल थी। पगली तू क्यों रोती है, कौन सा देर हुई है? मैंने पहले ही दूसरे दूसरे रिश्ते वालों को इनकार कर दिया था। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ तू सिर्फ जिद में ऐसा बोल रही है, तेरी खुशी आकब के साथ में ही है। हम सब तो यूं ही चुप थे कि तू कब अक्ल से ही काम लेगी, आसमा बेगम ने कहा तो इसके दिल से मनोबोझ जैसे उतर गया था। मगर जबीन आपी तो खफा है ना? इसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। नहीं बेटा, वो तो बहन है, बहनों में तो ऊंच नीच हो ही जाती है। वो तो कल भी मुझसे कह रही थी कि नगीन को माफ़ कर दें। वो सच कह रही थी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने नसीहत हासिल कर लिया। मुझे एहसास हुआ कि वो छोटी होकर भी हमसे ज़्यादा सियानी है। आसमा का साथ हौसला नगीन के साथ वो तकवीद का सबब था। तुमसे दूरी सुहाने रूह है नगीन, तुम दोबारा ऐसा मत करना। एक भी साहता सा शिकवा आकब के लबों से फिसला था, और इस दर्द की इंतहाओं में इसने बेसाहता ही आकब के हाथों को अपने हाथों में किसी शिकंजे की मानद कस लिया था, जैसे बिछड़ जाने का खौफ हो। और आज निकाह के बंधन में बंधने के बाद वो दोनों एक हो चुके थे। बांध बांध के चेहरों के दरमियान दो चेहरे बहुत खुश थे। खुशी का महवर फकत मोहब्बत थी। इस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, तेरे जे आपको हवा कोई ना। आकब ने शोही से नगीन को देखा और वो नज़रें झुका गई थी। तो सो गाइस, मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।